हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के ज़रिए हम एनवायरनमेंट का नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है पार्ट 4 का। और पहला जो टॉपिक है वो ये है कि एनवायरनमेंट क्या है, इसका स्कोप, इसका मतलब और इसकी अहमियत क्या है। तो सबसे पहले तो देखें यार, ये जो लफ्ज़ एनवायरनमेंट है ना, ये जो वर्ड है, जो नाउन है, ये एक्चुअली फ्रेंच वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है टू इनसर्किल, टू सराउंड, टू इनक्लोज। यानी कि किसी चीज़ को इर्द यानी चारों तरफ से जब हम घेरते हैं या इनक्लोज करते हैं, सराउंड करते हैं, तो इसका मतलब है इन्वायरमेंट। सो आसान अल्फाजों में हर वो चीज़ जो आपके इर्द गिर्द है, जिसने आपको अपने घेरे में ले रखा है, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो सिंपल डेफिनेशन यही है, इट इज़ अ सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यानी जो लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स का जो सम है, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। यानी कि आपके इर्द गिर्द जो ऐसी चीज़ें हैं जो लिविंग हैं, जैसे इंसान हैं, जानवर हैं, और नॉन लिविंग यानी कि जैसे हवा है, पानी है, मिट्टी है, इन सब को हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। क्योंकि इन ये सारी चीज़ें आपकी 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 जो ज़िंदगी है, ह्यूमन लाइफ है, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको मुतासर करते हैं। ठीक है ना? सो ब्रॉडर सेंस के अंदर देखा जाए तो इन्वायरमेंट टर्म का मतलब है कि ऐसी सेटिंग या कॉन्टेक्स्ट जो आपके बिहेवियर, आपकी डेवलपमेंट और आपके वेल बीइंग को अफेक्ट करे, उसको मुतासर करे। ठीक है जी? अच्छा जी, अब एनवायरनमेंट के साथ ना कुछ और भी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, जैसे एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, वेदर। हम इनका भी मतलब देख लेते हैं ताकि हमें ये चीज़ क्लियर हो जाए। देखें, एटमॉस्फेयर का तो मतलब ये है द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। यानी ये जो दुनिया है ना दोस्तों, इसके बाहर जो गैसेस हैं, जो हवा है, आसान अल्फाजों में जिसमें हम सांस लेते हैं, तो इसको एक्चुअली बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी कि जो आपकी पूरी दुनिया के इर्द गिर्द जो गैसेस की जो लेयर है, इसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब ये गैसेस की जो लेयर है ना, ये एक्चुअली टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। इसके अलावा वेदर और क्लाइमेट भी इस एटमॉस्फेयर की वजह से ही वजूद में आता है। उसके बाद है वेदर। वेदर क्या है? द शॉर्ट टर्म कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इन अ स्पेसिफिक प्लेस। यानी किसी भी मखसूस जगह पे जो एटमॉस्फेयर होता है, जो एक यानी कि मखसूस टाइम के लिए जो उसकी कंडीशन होती है, उसको हम बोलते हैं वेदर। मिसाल के तौर पर सुबह के टाइम लाहौर में जो वेदर था वो गर्म था, यानी कि जो एटमॉस्फेयर थी, जो हवा थी, वो गर्म थी। हम उसको बोलेंगे भाई ये वेदर है। या ह्यूमिडिटी है, या कहीं पे 2 घंटे के लिए कोई बारिश होती है, तो हम ये कहेंगे इट इज़ अ वेदर। ठीक है? या कहीं पे क्लाउडीनेस है, बादल आ चुके हैं, तो हम ये अब वो वाला जो चीज़ हो गया, हम उसको बोलेंगे ये वेदर है आज का। ठीक है? सो वेदर जो होता है वो हर 1 आधे घंटे बाद चेंज होता रहता है। सो किसी भी मखसूस इलाके का मुख्तसर टाइम के लिए जो भी एटमॉस्फेयर होता है, उसको हम बोलते हैं वेदर। उसके बाद है क्लाइमेट। यार क्लाइमेट क्या होता है कि किसी भी रीजन के अंदर या किसी भी ख़ास इलाके के अंदर जो लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है रीजन यानी कि वेदर का। मिसाल है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादातर यानी कि गर्मी ही पड़ती रहती है। तो हम कहेंगे कि यार इसका जो यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ पे ये गर्म है। हालाँकि वहाँ पे सर्दी भी आती है, लेकिन जो ज़्यादा जो पैटर्न्स नज़र आते हैं वो कौन से आते हैं? हमें गर्म नज़र आते हैं। यानी कि सिंपल या कि किसी रीजन का जो एवरेज टेम्परेचर या प्रेसिपिटेशन या ह्यूमिडिटी या विंड या कोई और भी एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स, उनको हम बोलते हैं क्लाइमेट। अब वो एवरेज पैट जो टाइम है वो कितना होना चाहिए? तो जो है ना, साइंटिस्ट ने बताया कि 30 साल। यानी किसी इलाके का 30 साल का जो है ना, वो आपने वो जो वेदर है उसको काउंट करना है, उसका एवरेज निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 3 साल तक यहाँ का माहौल ज़्यादातर क्या रहता है? गर्म रहता है, बारिशें रहती हैं, तूफ़ान रहता है, या यानी कि बर्फ़बारी होती है, ज़ालाबारी होती है, क्या होता है? मौसम ठंडा होता है या ज़्यादा गर्म रहता है? ठीक है? सो ये जनाब 3 चीज़ें आप लोगों के सामने आ गई। इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि ये देखें, जो एटमॉस्फेयर है, ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है कि ये ब्लैंकेट ऑफ गैसेज़ है, यानी गैसेज़ जो सराउंड करती हैं दुनिया के इर्द-गिर्द। ठीक है? जिसकी वजह से वेदर यानी कि बनता है। ठीक है? और ये जो एटमॉस्फेयर है, ये हर हर वक्त प्रेजेंट होता है, पूरी दुनिया को कवर करता है। यानी सिंपल यानी जो हवा हम जिस हवा में हम सांस लेते हैं, वो भी एटमॉस्फेयर ही है। उसके बाद है वेदर। वेदर क्या होता है? ये डे टू डे या ओवर टू ओवर, यानी कि दिन के हिसाब से डेली या हर घंटे के हिसाब से ये वेदर चेंज होता रहता है। ये शॉर्ट टर्म होता है और ये लोकल होता है। स्पेसिफिक प्लेस पे अलग वेदर होता है और मुख्तलिफ टाइम पे अलग होता है। सुबह
सुबह-सुबह देखेंगे तो टेम्परेचर ज़रा कम होता है, फिर बिल्कुल 12-1 बजे गर्म हो जाता है वेदर, फिर शाम को दोबारा नॉर्मल हो जाता है। कभी रात के टाइम बादल आ जाते हैं तो हवा चलने लगती है, और बाज़ औक़ात दिन के टाइम बादल आ जाते हैं और बारिश हो जाती है, तो ये होता है, ठीक है। यानी आज बारिश हुई, आज बहुत गर्म दिन है, आज यार हवा चल रही है, आज जो है ना वो बादल हैं, हम इसको बोलेंगे वेदर। उसके बाद है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है? लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर, और लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि 30 साल या उससे ज़्यादा, ठीक है। ये रीजनल एंड ग्लोबल हम इसको मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे कहते हैं कि कुछ इलाके हैं वहाँ पे ट्रॉपिकल हैं, कुछ इलाके हैं वो वहाँ पे डिज़र्ट है, वहाँ पे टेम्परेचर है, कहीं इलाकों में पोलर क्लाइमेट होता है, यानी अक्सर अक्सर वहाँ पे जो है ना वो ठंडा मौसम चल रहा होता है, बर्फ़बारी चल रही होती है हल्की हल्की, तो ये इसको बोलते हैं क्लाइमेट, ठीक है। सो क्लाइमेट लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है, वेदर जो होता है वो डे टू डे घंटे के हिसाब से, एंड जो एटमॉस्फेयर है वो सिंपल जो आपके दुनिया के इर्द गिर्द जो गैसेस की लेयर है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं, यानी ऑक्सीजन ये वगैरह, ठीक है। अच्छा जी, अब देखेंगे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स, या देखो एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं। एक है नॉन लिविंग, जिसको आप कहा जाता है एबायोटिक कंपोनेंट्स, एंड दूसरे हैं बायोटिक यानी लिविंग। सबसे पहले नॉन लिविंग देखते हैं। यार एबायोटिक कंपोनेंट्स में कुछ फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स आते हैं जो एनवायरनमेंट को बनाते हैं, और ये वो चीज़ें होती हैं जो लिविंग नहीं होते, यानी कि ये जानदार नहीं है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले एटमॉस्फेयर आ जाती है, यानी हवा आ जाती है, लेयर ऑफ गैसेस जो अभी मैंने आपको बताया। ये हमें एटमॉस्फेयर हमें ऑक्सीजन देती है सांस लेने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस करती है, जिससे फोटोसिंथेसिस, यानी जिससे जो हमारे जो प्लांट्स हैं वो अपनी खुराक बनाते हैं, ये ठीक है। और एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती है, और हमें एक्चुअली इंसानों को जो हार्मफुल रेडिएशन है ना सन की, उससे भी हमें ये एटमॉस्फेयर बचाती है, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोस्फीयर, यानी कि इसमें पानी आ जाता है पूरी दुनिया के अंदर, जहाँ पे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ओशियंस हैं, ग्लेशियर्स हैं, ग्राउंड वाटर, यानी हाइड्रोस्फीयर, ये भी एक जो है ना एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का। अब इसमें क्या है कि ये जो पानी है, हाइड्रोस्फीयर है, ये हमें पीने के लिए भी चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, इंडस्ट्री के लिए चाहिए, और 71% जो अर्थ की सरफेस है वो वाटर से ही कवर है। उसके बाद है लिथोस्फीयर। अब इसमें क्या होता है, ये जो सॉलिड आउटर लेयर है दुनिया की ना, ज़मीन की, यानी कि मिट्टी, जिसमें ज़मीन भी आ जाती है, जिसमें पहाड़ पहाड़ भी आ जाते हैं, रॉक्स पत्थर भी आ जाते हैं, मिनरल्स भी आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें लिथोस्फीयर यानी लैंड के कैटेगरी में आती हैं। तो ये भी हमारा एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का। अब इसमें एग्रीकल्चर आ जाता है, इसमें फॉरेस्ट आ जाता है, इसमें ह्यूमन सेटलमेंट आ जाते हैं, हम ज़मीन पे अपना घर बनाते हैं, ऐसी जगह पे बनाते हैं जो ज़मीन बिल्कुल ठीक हो, नॉर्मल हो, ये इस तरह, ठीक है। उसके अलावा जनाब एक चौथा भी कंपोनेंट है बायोटिक, वो है सनलाइट टेम्परेचर। जो सन है भाईजान वो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, तो सन रेज़ जो हैं वो हमारी क्लाइमेट और वेदर को कवर कर रही होती हैं, और अगर ये सूरज की रोशनी ना हो तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, जिससे आजकल, यानी कि जिससे, बल्कि आजकल क्या हमेशा ही, जिससे जो हमारे दरख्त हैं वो अपनी खुराक बनाते हैं। और दूसरा ये है कि आजकल तो सन की जो एनर्जी है वो वैसे भी बहुत ज़रूरी है, जिससे हम सोलर एनर्जी बनाते हैं, जिससे हम अपनी बिजली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते हैं सोलर पैनल से, प्लेट से, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक वो कंपोनेंट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम आ जाते हैं, जिसमें परिंदे आ जाते हैं, दूसरे जानवर आ जाते हैं, जिसके अंदर प्लांट्स यानी दरख्त आते हैं। अब उसको हमने 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है प्रोड्यूसर्स, यानी प्रोड्यूसर्स में एक्चुअली ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें आ जाते हैं ग्रीन प्लांट्स, यानी दरख्त जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए, ठीक है। अब ये जो हमारी जो फूड चेन है ना, इसकी बुनियाद है ना जो है ना प्लांट से होती है, ठीक है। और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो इंसान हैं, जानवर हैं, उनको ये जो प्लांट्स हैं ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यानी खुराक प्रोवाइड करते हैं। खुराक का जो बुनियादी सोर्स है दुनिया के अंदर वो प्लांट्स हैं। उसके बाद है कंज्यूमर्स। अब ये वो इसमें जनाब जानवर आ जाते हैं, इंसान आ जाते हैं, जो जनाब क्या कहते हैं, जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं दूसरे एनिमल्स के ऊपर। जैसे इंसान है वो प्लांट्स भी खाता है, यानी कि सब्ज़ी खाता है, फ्रूट खाता है, और साथ में वो मीट भी खाता है, ठीक है ना। वो मटन भी खाता है, वो सारा कुछ गोश्त भी खाता है। सो यानी वो अपनी खुद खुराक हम नहीं बनाते, ठीक है, हम अपना फूड नहीं बनाते। इसका मतलब एक तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई कुकिंग एक अलग चीज़ है, हम अपनी खुराक खुद अपने जिस्म के अंदर नहीं बना सकते, ठीक है ना, जिस तरह प्लांट्स बनाते हैं। सो हम क्या करते हैं, हम दरख्तों को खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, हम मीट खाते हैं, हम दूसरे जानवरों को खाते हैं, ठीक है। उसके
बाद है तीसरी कैटेगरी डीकम्पोज़र्स। अब इसमें बैक्टीरिया आ जाती है, फंगाई आ जाती है, यानी ये जो बहुत छोटे-छोटे जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, क्या होता है कि जब कोई प्लांट जो है ना वो यानी कि ख़त्म हो जाता है या सड़ जाता है, मर जाता है, या इसी तरीके से एनिमल्स या इंसान जब मर जाते हैं तो हम मिट्टी में हमें दफनाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि फिर हमारी जो बॉडी में से जो है ना, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो मिट्टी का हिस्सा बन जाता है और फिर न्यूट्रिएंट्स उसमें शामिल हो जाते हैं, मिनरल्स उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। फिर वही जो मिट्टी है ना वो ज़रख़ेज़ बन जाती है और उस मिट्टी से फिर आप जो है ना प्लांट्स वगैरह को उगाते हैं। सो यानी ये पूरा एक साइकिल बनता है। तो ये जो बैक्टीरिया है, फंगाई है, ये हमारी बॉडी को जो डेड बॉडी होती है और जो डेड हमारे प्लांट्स होते हैं उनको ये डिकम्पोज़ कर रहे होते हैं। आप देख रहे होते हैं ना कि यार ये जानवर मर गया, ये कहाँ चला गया? भई वो मिट्टी खा गई, ठीक है? वो डिकम्पोज़ हो गया, मिट्टी का हिस्सा हो गया। फिर मिट्टी से प्लांट्स बनेगा, प्लांट्स को फिर हम खाएँगे, फिर हम मर जाएँगे, फिर ये पूरा साइकिल चलता रहेगा। तो ये हो गया जनाब बायोटिक कंपोनेंट्स। आप ये देखें तस्वीर, बल्कि ग्राफिक्स देखें, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एक तरफ है ए बायोटिक नॉन लिविंग जिसमें एटमॉस्फेयर, एयर, हाइड्रोस्फीयर, वाटर, लिथोस्फीयर, लैंड आ गई, उसके बाद एनर्जी। एंड बायोटिक में प्रोड्यूसर्स सबसे पहले प्लांट्स आ जाते हैं, कंज्यूमर्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस, एंड दूसरा लास्ट में डिकम्पोजर्स यानी बैक्टीरिया एंड फंगाई। ठीक है जी। अच्छा जी, अब स्कोप क्या है एनवायरनमेंट का? देखें, एनवायरनमेंट जो है ना आपकी 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 एग्जिस्टेंस, आपकी ग्रोथ, आपकी डेवलपमेंट, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी इन सारी चीज़ों को ये अफेक्ट करता है। तो इसकी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, बहुत सारा इसका स्कोप है। अब इसमें मिसाल के तौर पर एक तो नेचुरल एनवायरनमेंट आ गई, जिसमें ये बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक वगैरह आ गए जी, ठीक है ना? और उसके बाद है बिल्ट एनवायरनमेंट। ये वो एनवायरनमेंट है जो इंसान खुद बनाता है अपने इर्द-गिर्द, यानी कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, अपने शहर बनाते हैं, शहरों के इर्द-गिर्द हम कॉलोनीज़ बनाते हैं, घर बनाते हैं, रोड, सड़कें बनाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बनाते हैं, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ये जो शहर का माहौल है इसको हम बोलते हैं बिल्ट एनवायरनमेंट। उसके बाद है सोशल एनवायरनमेंट। ये वो एनवायरनमेंट होती है जिसके अंदर आपका कल्चर, आपके इकोनॉमिक नीड्स, आपके इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है? जिसके अंदर मिसाल एजुकेशन, आपका सिस्टम, ये भी सोशल एनवायरनमेंट है। आपकी गवर्नेंस का सिस्टम, आपकी सोशल नॉर्म्स, आपकी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन, आपकी अदालतें, आपके हॉस्पिटल, आपकी कम्युनिटी, ये सारा हम बोलते हैं इट इज़ अ सोशल एनवायरनमेंट। उसके बाद है जनाब ग्लोबल एनवायरनमेंट। पूरी दुनिया का जो, पूरी प्लेनेट का जो एक जो एनवायरनमेंट है जिसमें क्लाइमेट चेंज आ जाता है, जैसे ओजोन लेयर है उसको जो डैमेज हो रहा है उससे पूरी दुनिया के जो इंसान है ना उनको यानी कि उन खतरा है, ठीक है ना? और पूरी दुनिया में जो प्लांट्स हैं वो कम हो रहे हैं, जानवर भी कम हो रहे हैं, सिर्फ इंसान बढ़ते जा रहे हैं। और जो पूरी दुनिया के अंदर ये जो एनवायरनमेंट की तब्दीली आ चुकी है, गंदगी बढ़ती जा रही है, पोल्यूशन बढ़ती जा रही है, तो ये ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है इसको हम बोलेंगे ग्लोबल एनवायरनमेंट। उसके बाद है माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो एनवायरनमेंट में वो होती है, माइक्रो एनवायरनमेंट जो इमीडिएट सराउंडिंग, जो आपके बिल्कुल इर्द गिर्द जो चीज़ है, यानी मिसाल एक आपका जो पड़ोस है, आप वर्क प्लेस है जहाँ पे आप काम करते हैं, या आपकी लोकल नेचुरल एरिया, मतलब आप एक जगह रहते हैं जहाँ पे सामने जो झील है, पार्क है, सिमाल आपके घर के पास थोड़ा सा जो है ना वो एक छोटा सा एक फॉरेस्ट है, जंगल है, ये चीज़ जो है जो वो इन्वायरमेंट जो आपको बिल्कुल डायरेक्ट हिट कर रही है और बिल्कुल आपके करीब है, उसको हम बोलेंगे माइक्रो। जैसे स्कूल में पढ़ना, कॉलेज में पढ़ना, पड़ोस में रहना, किसी खास इलाके में रहना, ये सारा कुछ। उसके बाद है मैक्रो। मैक्रो इन्वायरमेंट ये होता है लार्जर इन्वायरमेंट, ठीक है ना? मिसाल एक पूरे सूबे की इन्वायरमेंट है, बिग आबादी के लिए, ज़्यादा आबादी के लिए, और या बड़े रीजन के लिए, मिसाल के जैसे साउथ एशिया का रीजन है, जैसे जिसमें इंडिया भी आ जाता है, पाकिस्तान का, इनकी एक अपनी इन्वायरमेंट है। इसमें फिर डिफॉरेस्टेशन आ जाती है, ग्लोबल वार्मिंग आ जाती है, लार्ज स्केल पोल्यूशन वगैरह भी आ जाती है। अब देखेंगे इन्वायरमेंट की अहमियत। भाई सबसे पहले इन्वायरमेंट हमें ना बेसिक जो ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करता है, यानी एयर, पानी, फूड, खाना और शेल्टर यानी तहफ़्फ़ुज़, ठीक है? इसके बगैर हमारा सर्वाइवल नामुमकिन है। उसके बाद ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस है ना, देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो एनवायरनमेंट है इसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग ये मिल के आपस में रहते हैं। तो ये इसको बैलेंस बना रखना है। तो वो भी एनवायरनमेंट ही रेगुलेट करती है। जैसे क्लाइमेट है, न्यूट्रिएंट्स की साइकिल है, बायोडायवर्सिटी है, ये स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। हमारे इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम वो होता है जिसमें जानदार और जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो बड़े बैलेंस में रहें, ठीक है? उसके बाद ये इकोनॉमिक, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। एनवायरनमेंट जो है ना उसमें ज़मीन आ जाती है, उसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं सन से, प्लांट्स से हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारा कुछ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर किसी
इलाके में बारिशें कम हो रही हैं, ज़मीन ज़रख़ेज़ है या बारिशें हो रही हैं तो अपने टाइम पे हो रही हैं, बड़ा स्टेबल माहौल है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा ग्रो करेंगे, वहाँ पे खेती-बाड़ी बहुत अच्छी होगी, ठीक है? इसी तरीके से। अच्छा जी, इसके अलावा ये जो एनवायरनमेंट है ना, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं पे साफ़ हवा है, मौसम नॉर्मल रहता है, ना ज़्यादा गर्म रहता है, ना ज़्यादा ठंडा रहता है, तो उससे क्या है कि आपको बीमारी नहीं होती, आप फिज़िकली और मेंटली बड़े रहते हैं। जैसे आजकल देखें, जब जिस दिन गर्मी बढ़ जाती है उस दिन हम साइको नहीं हो जाते, हम कितने रोड पे गालियाँ निकाल रहे होते हैं, और जिस दिन बादल आ जाते हैं, बारिश होती है, तो हम पकौड़े खाते हैं, हम चाय पीते हैं, हम रोमांटिक हो जाते हैं, ठीक है? सो भाई ये जो एनवायरनमेंट है ना, इसका आपकी नफ्सियात पे भी असर पड़ता है। इसके अलावा कल्चर एंड एस्थेटिक वैल्यू है, भाई एनवायरनमेंट कल्चर भी है। मखसूस एनवायरनमेंट के अंदर लोग मखसूस अपने कल्चर को फ़रोग़ दे रहे होते हैं, ठीक है? ये इससे स्पिरिचुअल, इसका रूहानियत से ताल्लुक़ है। बहुत सारे लोग जो है ना जंगलों में निकल जाते हैं, वहाँ देख के जाके ना अपनी जो है ना वो इबादत कर रहे होते हैं, सोचते हैं, उनको पीस मिलता है, उनको सुकून मिलता है एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है? और तो ये और इसके अलावा ये जो एनवायरनमेंट है, ये आपके आर्ट, आपका लिटरेचर को इंस्पायर करती है, आपकी ट्रेडिशंस को, टूरिज़्म बढ़ता है। भई अगर किसी इलाके का मखसूस वेदर है, अच्छा वेदर है, बाहर बादल होते हैं, वहाँ पे बर्फ़बारी होती है, तो लोग वहाँ पे घूमने-फिरने जाते हैं। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में मरी है, नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, ये इस तरह। इसके अलावा जो हमारा लिटरेचर है, हमारा जो आर्ट है, उसको बड़ा माहौल करता है। देखिए, जब यहाँ बरे-सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में जब बारिश होती है, तो लोग शेरो शायरी कर रहे होते हैं। हाँ, बादलों के ऊपर हमने जो है ना वो हम सॉन्ग्स लिखते हैं, शेरो शायरी करते हैं। और यूरोप में ज़्यादातर सनशाइन के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो सूरज की किरणें बहुत कम नज़र आती हैं। तो यानी कि भाई एनवायरनमेंट का बहुत ही आपके ऊपर एक यानी कि असर है। इसके अलावा भाई इसमें एक चीज़ भी है कि सस्टेनेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन, के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट रखना, कंज़र्व रखना, कि एनवायरनमेंट ठीक रहे, उसको महफूज रखना, यानी कि उसके अंदर बिगाड़ नहीं लाना, उसका बैलेंस ख़राब नहीं करना, ये भी हमारी बहुत बड़ी ज़रूरी है। हमारे जो जितने भी नेचर रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं, उनको हमने लेवल पर रखना है, ताकि जो आने वाली जो जनरेशन है वो उसको यानी कि ज़िंदा रह सकें। अगर हम अपनी गलतियों से एनवायरनमेंट को ख़राब करेंगे, पोल्यूशन करेंगे, और इंडस्ट्री लगाएँगे, उसका जो वेस्ट मटीरियल है वो पानी और दरियाओं में बहा देंगे, ठीक है ना? इसके अलावा जो है ना गैसेज़ अगर हमारी निकलेंगी हर वक़्त, और जो है ना जैसे फ़ॉग का सिस्टम आ जाता है, स्मोक का सिस्टम आ जाता है, हर वक़्त धुआँ निकल रहा होता है, तो उससे क्या होता है कि आने वाली जो जनरेशन है ना, उनके लिए ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो माहौल है ना, ये टॉक्सिक हो जाएगा, वो बेचारे रह ही नहीं सकेंगे, और फिर बहुत सारे मसाइल हो जाएँगे, पानी की भी शॉर्टेज हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो जाएँगे। तो इसीलिए भाई हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि भाई इसको हम सस्टेनेबल रखना है, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो इस एनवायरनमेंट से फ़ायदा उठा सके, ना कि वो उनकी मुश्किलात बढ़ जाएँ। सो दोस्तों, ये थी हमारी पहली वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ एनवायरनमेंट क्या है इसके बारे में बताया है, इसका मतलब, इसके कंपोनेंट्स, इसकी अहमियत और इसका स्कोप। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें।